नमस्ते शगुन, वेलकम टू स्काई ट्रैपर, न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, है ना। हमें देखना है कि हिटलर ने जर्मनी में किस तरह से रेशियल यानी कि रेस के आधार पर एस्टैब्लिशमेंट किया रेशियल स्टेट का। ठीक है, रेसिज्म के आधार पर यानी कि कास्ट, रिलीजन और कलर के बेसिस पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था नाजी का वर्ल्ड व्यू, नाजी की विचारधारा कि किस तरह के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, किन से वो इंस्पायर था और क्या क्या उसकी आइडियोलॉजीज थी। ठीक है, और आज हमें वही चीज़ें देखनी है लेकिन थोड़ा सा बढ़ते हुए फॉर्म में। ठीक, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब नाजी पावर में आया तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1932 में नाजी को पावर मिली, जो चांसलर बना, तो उसके पास पावर थी कि वो अब तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब नाजी पावर में आया तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1932 में नाजी को पावर मिली, जो चांसलर बना, तो उसके पास पावर थी कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल सकता था और उसने बदला भी। तो इंसानों में, वहाँ के रहने वाले लोगों में उसने क्या बदलाव किए, इतना तो तुम्हें पता ही है। किसको वो टॉप पे रखता था और किसको वो बॉटम पे रखता था जर्मनी में। जैसे टॉप पे रहते थे आर्यंस, गोरे लोग, ब्लू आइड और ब्लॉन्ड हेयर वाले लोग, और बॉटम पे रहते थे जूस। उनके अलावा और कौन कौन लोग थे जिनको वो डिज़ायरेबल समझता था और जिनको वो अनडिज़ायरेबल यानी कि जो रहने के लायक हैं और जो रहने के लायक नहीं हैं, जो डिज़र्व करते हैं चीज़ें और जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। तो क्या था यहाँ पर लिखा है कि जो जो जर्मन्स इम्प्योर या एबनॉर्मल रहते थे या फिर फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, उसको वो अनडिज़ायरेबल समझता था और कहता था तुमको तो एग्जिस्ट करने का कोई हक ही नहीं है ना। तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम एग्जिस्ट करने के लायक नहीं हो। तो इसके चलते एक यूथेनेशिया प्रोग्राम चलाया गया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। अब देखो, यहाँ पे लोगों की इच्छा मृत्यु नहीं थी, सुना था तुमने मास किलिंग वगैरह। तो हिटलर लोगों को मरवा रहा था लेकिन उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे हेलमथ, जो उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, वो और नाजी ऑफिशियल्स मिलके सबको मौत के घाट उतार रहे थे। और वो किस तरह से कर रहे थे वो हम धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल इतना पता है कि वो लोगों को मार रहे थे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किस तरह से, सब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो जूस तो वैसे भी इनडिजायरेबल थे, अब हम जूस की बार बार क्या ही बात करें। जूस को हिटलर अपना कट्टर दुश्मन समझता था और वो पूरी तरह से उसके अकॉर्डिंग जर्मनी की ज़मीन में एग्जिस्ट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। तो देखो, इनके नॉर्डिक आर्यन और जूस के अलावा और कौन कौन से लोग थे जिनको हिटलर जर्मनी में नहीं रखना चाहता था या फिर जिनको वो अनडिजायरेबल समझता था। ठीक, नॉर्डिक आर्यंस, जूस तो थे। तीसरे हैं जिप्सीज, ये भी एक तरह की कम्युनिटी है। ठीक है, तीसरे हैं ब्लैक्स, मतलब डार्क स्किन, है ना। तो नाजी जर्मनी के लोगों को लगता था कि ये ब्लैक लोग हमारी बायोलॉजिकल, हमारी या फिर कह सकते हैं आर्यंस की बायोलॉजिकल प्योरिटी को थ्रेटेंड कर रहे हैं, ये एज अ इंफीरियर हमारे लिए हैं। अब बायोलॉजिकल प्योरिटी कैसे थ्रेटन कर रहे हैं, देखो, ज़रूर क्या पता कि हो सकता है कि एक आर्यन और एक ब्लैक आपस में उनका कुछ रिश्ता बन जाए, और रिश्ता बन जाए तो परिवार बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए तो फिर धीरे धीरे उनकी जनरेशन भी बढ़ेगी, है ना। तो हिटलर नहीं चाहता था कि किसी भी तरह के से इन दोनों का कोई भी कनेक्शन हो उन लोगों के साथ जो एकदम प्योर जर्मन है, जो नॉर्डिक आर्यन रेस के लोग हैं, जिनको वो जर्मनी में रखना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि प्योर और इम्प्योर लोगों का कोई भी कनेक्शन हो, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन हो जो आगे चल के हमारे लिए नुकसानदायक हो। ठीक, रशियन एंड पोल्स, जिप्सीज ब्लैक्स के अलावा थे रशियंस एंड पोल्स। रशियंस का मतलब जब क्या था, जब हिटलर ने रशिया की कुछ टेरिटरीज पे अपना कब्जा कर लिया था तो वहाँ के भी कुछ लोग इनके हवाले आ गए थे, मतलब इनके कब्जे में आ गए थे। और पोल्स यानी कि पोलैंड के लोग, तो इनको तो ये तो वजह, वो अपनी ही टेरिटरी के लोगों को, अपनी ही कंट्री के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा था, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूसरी कंट्री के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करेगा, नहीं करेगा ना। तो रशियन और पोल्स को भी वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, अनडिजर्विंग समझता था। ठीक है, और
उन लोगों को, इन्हीं लोगों को इतना सताया गया, जर्मनी के अंदर इतना सताया गया कि कुछ तो स्टारवेशन और पॉवर्टी के कारण मर गए, और कुछ को तो इन्होंने मार दिया, और कुछ भाग गए। तो ये हालात थे वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है सेकेंड पॉइंट में, व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज अ स्लेव लेबर। मतलब जब हिटलर ने रशिया और पोलैंड की टेरिटरीज पे अपना कब्जा किया था, और उसके चलते जब लोग इनके कंट्रोल में आ गए, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया? क्या उनको आदर और सम्मान के साथ जर्मनी में रखा गया? नहीं, उनको सम्मान देना तो दूर की बात, उनको एज अ लेबर ट्रीट किया गया, उनसे काम करवाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है ना, वाइडली परसिक्यूटेड, उनको बहुत बुरी तरह से सताया गया। ठीक है, मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। मैंने यही तुमको बताया कि हिटलर के मारने से पहले वो उनमें से कई ऐसे थे जो भूखमरी और कड़ी मेहनत और गरीबी की वजह से मर गए थे। ठीक है, तो ये अत्याचार तुम सुनते जाओ, एक क्रूअल लीडर का जो वो होता है ना, क्रुएलिटी, वो सब यहाँ पे देखने को मिल रही है। जूस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स, ये तो हम बार बार सुन के उब चुके हैं कि जूस क्यों थे, मतलब वजह क्या थी, क्यों ही जूस को इतना ज़्यादा सताया जाता था, क्यों वो अपना जूस को इतना कट्टर दुश्मन मानता था। तो क्यों हिटलर जूस को इतना अपना दुश्मन समझता था? क्योंकि जीसस क्राइस्ट, तो क्या था ना, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ऐसा दिया गया था कि जूस का एक राजा था, जूस कम्युनिटी का एक राजा था, उसको एक इंसान को पनिशमेंट देनी थी जिसने क्राइम किया था। तो उस इंसान को पनिशमेंट देने के बजाय पनिशमेंट मिल गई किसको? जीसस क्राइस्ट को। ठीक है, अब उसके पीछे की वजह उसकी फुलिशनेस रही होगी। ठीक, ठीक है। जब आप किसी को, जो एक्चुअल क्रिमिनल है, अगर उसको छोड़ के आप किसी सही इंसान को पनिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी जो सोच है, वहाँ पर जो आपकी इंटेलिजेंस है वो दिखती है, वो समझ में आती है। तो बेवजह गलती किसी और की और सजा किसी और को मिली, जूस की वजह से, जूस के राजा की वजह से। तो यही वजह थी कि हिटलर जूस को अपना कट्टर दुश्मन समझता था। एक तो उनने फुलिशनेस की, उसके अकॉर्डिंग उनमें दिमाग कम होता है। दूसरी चीज़ की, उन्होंने वो जीसस क्राइस्ट की डेथ की वजह बने थे। इस वजह से हिटलर जूस को अपना एनिमी समझता था, और जर्मनी में इस तरह के लोग वो नहीं चाहता था कि वो एग्जिस्ट करें। तो इस वजह से वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनको वहां से ख़त्म करना चाहता था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूजुअर्स। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि एक ऐसा परसेप्शन किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इंसान के लिए, जो एक बार हमारे दिमाग में फिट हो गया कि भाई ये इंसान झूठ बोलता है, तो हमारे दिमाग में यही हमेशा रहेगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसकी बात हमें नहीं माननी है। तो स्टीरियोटाइप जैसी सोच, मतलब स्टीरियोटाइप वाली सोच हिटलर के दिमाग में थी कि जितने भी जूस हैं वो तो किलर्स हैं क्राइस्ट के, दूसरे यूजर्स हैं, मतलब कि टैक्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं, घपला ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह की सोच बन चुकी थी उसके अंदर, जो अब बदलने वाली नहीं थी, जिसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। समझ गए? तो हमें स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, लोगों की सोच, उनका बिहेवियर, सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो हम एक इंसान के बेसिस पे हम हर किसी को जज नहीं कर सकते हैं। सो डोंट बी अ स्टीरियोटाइप्ड। ओके, नेक्स्ट, और क्या क्या इन्होंने जूस के साथ किया? जूस को भगाने के लिए इनकी जो ज़मीनें होती हैं ना, इन पे इनका जो अधिकार होता है वो भी इनसे छीन लिया गया कि भाई अब तुम्हारी ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं है, अब उनका अधिकार सिर्फ हमारा है। तो उनके रहने की जो जगह थी वो भी उनसे छिन गई थी। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार और मनी लेंडिंग के आधार पे जर्मनी में सरवाइव कर पा रहे थे, अदरवाइज नहीं। और इनके लिए ना जर्मनी में एक कॉर्नर बनाया गया, मतलब शहर के किनारे एक गेटोज बनाए गए,
कि जितने भी जूस हैं तुम सब जाके वहीं रहो, जाके वहीं सड़ो गलो मरो कुछ करो, तुम शहर में रहने के लायक नहीं हो हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए गेटोस बन गए हैं, तुम वहीं पे सरवाइव करो। देखो, दे लिव्ड सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोस। गेटोस क्या होते हैं? गेटोस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे जहाँ पर हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल ना हो, जहाँ पर हमारी जो हम फैसिलिटी तो ज़ीरो, कुछ भी ना मिले, है ना, ऐसे ही गंदे में छोड़ दिया जाए हमको, एक बंद माहौल में, एक एक कमरे में हज़ारों लोग सड़ रहे हैं, है ना, इकट्ठे, सांस तक लेना दूभर हो जाए। तो इस तरह के गेटोस बना दिए गए कि अब जाओ तुम शहर से दूर, वहीं रहो जाके। तो ऑब्वियस है यार, इंसान उस छोटी सी जगह में रहकर मतलब घुट घुट के मरने से बेहतर है कि वो गैस चैम्बर्स में जाके मरना पसंद करेगा। समझ रहे हो ना? So, however, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race. जो हिटलर की हेट्रेड थी जूस के लिए, वो पूरी तरह से स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड थी। अब स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है? स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऐसी जो झूठ के बेसिस पे जो चल रही हो, मतलब जिसका कोई भी रियलिटी से कोई भी लेना देना ना हो। मतलब समझ रहे हो? मतलब ऐसी थ्योरी जिसका सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं अपने दिमाग में, है ना। कहते नहीं है, जब भी हम कोई शो देखते हैं तो उसमें लिख के आता है इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो वही है स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी, जिनका रियलिटी से कोई संपर्क नहीं था, है ना, जिनका कोई एक्चुअली कोई मीन नहीं था। तो हिटलर की जो हेट्रेड थी जूस की, वो इसी थ्योरी पे डिपेंड थी। हाँ यार, जूस, जब जीसस क्राइस्ट को जिसने मारा उसने मारा, वो असली हत्यारा था, वो असली किलर था क्राइस्ट का, लेकिन अब पूरी जूस कम्युनिटी का उसको जिम्मेदार ठहराना, अब पूरी जूस कम्युनिटी को उसका जिम्मेदार ठहराना क्या सही था? बिल्कुल सही नहीं था। इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। हिटलर को लगता था हमें जूस को बिल्कुल भी बख्शना नहीं है, इनका तो बस पूरी तरह से सफाया हो जाए, बस वही सही है, हमें इनका कंप्लीटली एलिमिनेशन चाहिए जर्मनी के अंदर से। वो इनको किसी भी तरह से बख्शना नहीं चाहता था। तो देखो, 1933 से लेकर 1938 का जो दौर था, वही टाइम है अभी 1932 के बाद का, है ना। तो वो जो दौर था, उस वक्त जो नाजीज थे, वो जूस को या फिर अदर कम्युनिटीज या फिर अदर अनडिजायरेबल या फिर तुम कह सकते हो नॉन या फिर इम्प्योर जर्मन्स को क्या कर रहे थे? टेरराइज्ड, डरा रहे थे। पॉपराइज्ड, उनको गरीबी में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे, है ना, उनको कुछ नहीं दे रहे थे, कोई भी सुविधाएं नहीं दे रहे थे। एंड द सेग्रीगेटेड द जूस, मतलब जूस को अलग कर रहे थे, उनका सेग्रीगेशन कर रहे थे, अलगाव कर रहे थे, शहर से बाहर दूर उनको एक गेटोज में बंद कर दिया जाता था, वहाँ पे रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, मतलब ये सब करने से उनको लगता था कि लोग खुद ही इतने परेशान हो जाएंगे कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ये कंडीशन थी कब? 1933 से 1938 के बीच में। उसके बाद तो 1939 से तो वर्ल्ड वॉर टू ही शुरू हो गया था, तो 1939 से 1945 नेक्स्ट फेज शुरू हो गया। मतलब वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ उसकी आड़ में और उसके सहारे से ये हिटलर जर्मनी में लोगों को परेशान कर रहा था, मतलब उनको मौत के घाट उतार रहा था। कैसे? aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland। अब लोग तो सारी दुनिया का ध्यान तो वर्ल्ड वॉर टू में था, तो उस बीच इन्होंने क्या किया? ढेर सारे गैस चैम्बर्स बनवा दिए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनवा दिए और वहाँ पे लोगों को अंधाधुंध मरवाना शुरू कर दिया। तो ये दौर था 1939 से लेकर 1945 का, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। ठीक, तो ये सारे कांड हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू की आड़ में किए, ताकि बाकी सारी कंट्रीज को इसकी खबर ना लगने पाए कि हिटलर बेवजह लोगों को मरवा रहा था। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे द रेशियल यूटोपिया। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि जूस और नॉर्डिक जर्मन्स के अलावा भी और कौन कौन सी कम्युनिटी थी? जिप्सीज, ब्लैक्स,
रशियन पोल्स, उनके साथ क्या क्या इन्होंने अत्याचार किए, है ना, किस तरह से उनको डराया धमकाया और गेटोस में रहने के लिए मजबूर किया ताकि लोग खुद ब खुद शहर या फिर देश छोड़कर चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी, ठीक है। और कब ये सारी चीज़ें हो रही थी, 1933 से लेकर 1945। इन 39 से लेकर 45 जो वर्ल्ड वॉर का दौर था, उस समय तो इन्होंने खूब मरवाना शुरू किया लोगों को अंधाधुंध, है ना। और 33 से लेकर 38 के बीच में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की, मतलब ये चीज़ें फैलाई कि हमें किन किन लोगों को रखना है, किन किन लोगों को नहीं रखना है। और जैसे ही मौका मिला वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, वैसे इनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द रेशियल यूटोपिया, देखेंगे और क्या क्या किया था हिटलर ने जर्मनी के अंदर, ठीक है। सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।